नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। दैनिक आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज ने गुरुवार शाम को कृषि, श्रम और सहकारिता क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य और नवाचार करने वाले कर्मवीरों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाथों से प्रदेश के कर्मवीरों का सम्मान किया और उन्हें इसी तरह आगे बढ़ते रहने की शुभकामनाएं भी दी। तो आइए देखते हैं स्टील सिटी भिलाई में हुए इस खास आयोजन की खास झलकियां। आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज के इस खास आयोजन सम्मान कर्मवीरों का में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का सम्मान किया गया। इस कड़ी में 2 कृषक बालोद जिले के ग्राम पेटेचुआ के रहने वाली छवि राठी, महासमुंद जिले की वल्लरी चंद्राकर शामिल है। इसके अलावा रोहित साहू ग्राम अचानकपुर विकास खंड पाटन जिला दुर्ग से, खेमलाल देवांगन जिला राजनांदगांव के, ध्रुवराम साहू सनोद बालोद जिला, मोहन वरल्यानी रायपुर के, चंद्रशेखर साहू ग्राम गणेशपुर जिला धमतरी के, नोहर सिंह जंघेल हरदी गांव जिला राजनांदगांव के रहने वाले किसान को भी कर्मवीर सम्मान से सम्मानित किया गया। किसानों के बाद श्रमिकों का सम्मान किया गया। इस कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी राम अवतार, प्रवीण व्यवहारे, शिलादित्य मजुमदार, राजेश सिंह, हेमंत साहू, दिवंगत शिव बहादुर सिंह के बदले उनके बेटे राहुल सिंह ने सम्मान लिया। इसके बाद बालकों के कर्मचारी कन्हैया लाल, विनय कुमार गभेल, दिलेश्वर साहू, ओम प्रकाश शर्मा, अरविंद कुमार, सहकारिता क्षेत्र से चंद्र प्रकाश व्यास, अरविंद सिंह वर्मा, राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की खूबियां और उन्हें संजोने के लिए किए जा रहे प्रयास पर प्रकाश डाला। भिलाई एक ऐसी जगह है जिसकी छत्तीसगढ़ के बनने के पहले एक बड़ी पहचान दी थी, और जब कभी भी छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, तो जब कभी भी हम लोगों को अपना बाहर में जब रहते थे तो लोग हमारे घरों की पहचान भिलाई से करते थे। ये जो भिलाई शहर है, इसने न केवल पहचान दी है बल्कि अपने भीतर में एक छोटे से भारत को भी अपने अंदर समेटा है। जो छोटा सा भारत सिमट के छत्तीसगढ़ के अंदर आया, उसने पहली बार ये पाया कि वो अपनी जगह से स्थापित नहीं हुआ है। उसने हमेशा ये पाया कि वो अपने घर में ही है। केरल वाले को कभी नहीं लगा कि वो केरल से बाहर है, तमिल को नहीं लगा कि वो तमिलनाडु से बाहर है, किसी पंजाबी को नहीं लगा सरदार को कि वो पंजाब से बाहर है। ये जो छत्तीसगढ़ है, जिसके आंचल में सभी बेटों बेटियों के लिए पर्याप्त जगह है, उस भिलाई में आज की जनधारा कार्यक्रम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इस सरकार की 2 बड़ी पहचान है। पहली सरलता, जिसके प्रति स्वयं हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं और उनके साथीगण हैं, जिनको देख के कभी लगता ही नहीं कि वो कभी जनता के बीच से अलग हुए हों। ये छत्तीसगढ़ की आत्मा है। छत्तीसगढ़ी कहीं भी जाता है तो थोड़े देर में या तो उनका बन जाता है या उनको अपना बना लेता है। ये सरलता छत्तीसगढ़ की खासियत है। छत्तीसगढ़ के गांव सबसे साफ सुथरे गांव होते हैं। हर घर के गांव के सामने की भूमि सवेरे उठ के महिलाएं साफ करती थी और उसको गाय के गोबर से लीप के रखती थी। छत्तीसगढ़ के किसी गांव में मैंने कभी धूल उड़ते नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। तो जब छत्तीसगढ़ में काम करते हुए भूपेश जी से मुलाकात हुई, जो हमारे छत्तीसगढ़ छोड़ के जाने के पहले के भी प्रिय साथी और मार्गदर्शक रहे थे, तो हम लोग जंगलों में घूमते थे, बातचीत करते थे कि ये नालों को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। आज की जनधारा के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने इस सम्मान के संबंध में जानकारी दी। दरअसल एक कविता है कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो ये जो धार है, उन धार के लोगों को हमने कोशिश की है पहचानने की। दरअसल इस पूरे समय में हम जिस समय में जी रहे हैं, वहाँ जिस तरह की पहचान हो रही है और जिस तरह से लोगों को चीना जा रहा है, तो जो काम काज के लोग हैं, जो जरूरी काम में लगे हैं,
वो हाशिए पर हैं, और जो जिनको कुछ नहीं है, जो एक आवारा भीड़ में तब्दील हुए हैं, उन्हें चीन कर अलग अलग जगह खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे समय में हमारे जैसे लोगों को लगता है जो क्रिएटिव काम से जुड़े हैं कि हम ऐसा क्या करें। माननीय भूपेश बघेल जी की हमको धन्यवाद करते हैं, माननीय साहू जी का और तमाम अतिथियों का, कि जब हमने अपने मीडिया समूह की ओर से ये आयोजन की बात कही तो हमको तुरंत इसकी तारीख मिली। भिलाई संयंत्र के जो अधिकारी हैं, हम उनको भी साधुवाद करते हैं कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमको लगा कि ये जिसे आधुनिक भारत की जो है तीर्थ नगरी कहा गया, जवाहरलाल नेहरू जिनके सपनों की हम बात करते हैं और सोचते हैं कि जो नेहरू जी का मॉडल था, वो मॉडल यदि अभी होता तो हम किस तरह के विकास की अवधारणा की बात करते। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर हमने एक कार्यक्रम सोचा, जिसके बारे में अभी बहुत अच्छे तरीके से शर्मा जी ने बताया कि हम किस तरह से चीज़ों को करने की बात कर रहे हैं। हमने सिंबॉलिक रूप से 4 पत्रिकाएं विमोचित कराई। चूँकि हम लिखने पढ़ने वाले हैं, हम जानते हैं कि मीडिया, अभी संपत सरल जी बैठे हैं, जब ये कार्यक्रम खत्म होगा और दूसरा चरण होगा तो मीडिया के भी कपड़े उतारेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हमने उनके बहुत सारे वीडियो देखे। इस समय गोदी मीडिया किस तरह से काम करता है वो हम जानते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी उसमें हिस्सेदार हैं, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। पर जो बेहतर हो सकता है वो करने के लिए हम एक मीडिया समूह की तरफ से काम कर रहे हैं। आज ये जो हमारा जनधारा समूह है, हम दरअसल धीरे धीरे इसको इस तरह का मीडिया समूह बनाना चाहते थे कि हमारी आज की जनधारा दैनिक समाचार पत्र है, हमारे पास वीआईपी न्यूज़ चैनल है जो पूरे देश का चैनल है, हम छत्तीसगढ़ को देखते हैं, हमारे पास जनधारा 24 जैसा ऐप है जो लाखों लोग देख रहे हैं। हम इसके बाद अब अपना एक ऐप आज लॉन्च करने जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे, और उसके बाद हम 24 घंटे के चैनल में, छत्तीसगढ़ के 24 घंटे का चैनल बनने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पर हमारी सोच ये है, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, मेरे पिता फ्रीडम फाइटर थे, 2.25 साल जेल में बंद रहे। मेरे बड़े ब्रदर बबन प्रसाद जी मिश्र, वो वैचारिक रूप से भले ही मुझसे अलग रहे हों, पर उन्होंने एक जर्नलिज्म का पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक कीर्तिमान स्थापित किया। तो हम उस परंपरा से आते हैं। तो हमको लगता है कि इस समय में जब आवारा पूंजी के खतरे मंडरा रहे हों, जब कोई भी आदमी कोई भी मुर्गा भाग दे और बन जाए मसीहा, वो दौर है। ऐसे दौर में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या कला साहित्य संस्कृति को हम बचाने की पहल में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने आज की जनधारा ग्रुप द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना की। आज की जनधारा के ऐप का भी लोकार्पण हुआ, और एक बार फिर से आज की जनधारा ने एक बार फिर सरोकारी पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पत्र समूह के द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से पत्रकारिता, साहित्य और समाज के तीनों क्षेत्र में सशक्त हस्तक्षेप किया जा रहा है। मैं इसके लिए मिश्र जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। अब रजनी बैठी है, उतई से आती है, हथखोज पारक रहने वाली। उतई ताम्रध्वज निर्वाचन क्षेत्र मवेशी बाजार लगता था, अब नहीं लगता। केवल उतई नहीं, छत्तीसगढ़ के जितने भी मवेशी बाजार सब बंद। हिंदुस्तान के सारे मवेशी बाजार बंद। मवेशी खरीदने बेचने वाले जो लाइसेंस रखते थे वो भी बंद। गांव में कांजी हाउस बंद। नहीं तो किसी गांव में जाते थे, सरपंच सबसे पहला डिमांड यही करता था कि भैया हमारे यहाँ कांजी हाउस दे दो, क्योंकि कांजी हाउस में यदि मवेशी को वहाँ रख दिया जाए, नीलामी होती तो पंचायत बड़ा लाभ होता था। अब स्थिति क्या है? आवारा पशु तो फिर सड़कों पे भी रहेंगे, खेतों में भी रहेंगे। सड़कों में रहे तो एक्सीडेंट का खतरा, खेतों में फसल का नुकसान। इस समस्या का निदान हम लोगों ने सोचा, प्रदीप भाई भी उसमें एक हैं, और भी साथी हैं, सब लोग मिलकर विचार विमर्श किया आखिर किया क्या जाए। एक कहावत जो है ना, गोबर यदि गिरे तो कुछ लेक उठती, लेकिन छत्तीसगढ़ में उल्टा हो गया सरल जी। छत्तीसगढ़ में गोबर गिरता तो है, लेकिन कुछ लेक उठता भी, लेकिन पैसा देख नहीं उठता है। हमारे गोबर से पैसा कमा सकते हैं, ये हमने बताया। राजस्थान के लोग तो निकल के पूरे देश भर में व्यापार व्यवसाय उद्योग लगाएगा,
लेकिन गोबर बेचने का धंधा कोई नहीं किया, केवल छत्तीसगढ़ में हुआ है। हम गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों ने बता दिया। और उसे संदेश गया कि समाज में किस प्रकार से काम किया जा सकता है। केवल गोबर खरीदी करके और वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, खेत की रखवाली भी हो रही है, साथ ही सड़कों के एक्सीडेंट भी कम हो रहे हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति भी वृद्धि हो रही है। उसमें लगातार काम, मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहूँगा, उसके बारे में आप सब जानते हैं। आज की जो मौजूद समस्या है, आज जो विचारवान लोग हैं वो चुपचाप सुनते हैं। एक समय था जब विचारवान लोग समाज की दिशा तय करते थे, आज वो केवल मूक दर्शक बना हुआ है। समाज का एजेंडा सेट करने के वाले वो पत्थरबाज लोग हो गए हैं। रामनवमी, राम भगवान राम के यदि स्मरण करते आपके जहन में क्या आता है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक छवि उभरती है और उस छवि से आपके मन में शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन धीरे धीरे उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि को बदलने की कोशिश हो रही है, उसे रेम्बो बनाने की कोशिश हो रही है, आक्रामक राम के रूप में। अभी ताजा ताजा जो घटना घटी है वो हनुमान जी तो ज्ञान में, बल में, भक्ति में, सब में अग्रणी है, सबका शिरोमणि है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संबोधन के बाद प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बेहद खास इंटरव्यू भी लिया। नमस्कार दोस्तों, आज की जनधारा और वीआईपी न्यूज में मैं आप सबका सुभाष मिश्रा स्वागत करता हूं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने लगातार न केवल अपनी जीत का परचम गाड़ा, बल्कि जितने उपचुनाव हुए वो सारे उपचुनाव में विजयी उनकी टीम रही। तो मैं सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अब आपकी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, तमिलनाडु के किसान यहाँ आकर आपका सम्मान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आपको बुलाकर सम्मान किया जा रहा है। सुशासन का आपका यह मॉडल कहाँ से है? सबसे पहली बात तो बाहर से नहीं आया, छत्तीसगढ़ से आया है। और छत्तीसगढ़ ये तो भिलाई स्टील प्लांट है, कर्मवीरों का कार्य क्षेत्र है और मेहनत कशों का सम्मान हमेशा छत्तीसगढ़ में होता रहा है। और मेहनत जो कर रहे हैं उसका सम्मान करने का फैसला हमने किया। और हमारी हर योजना में, हर कार्यक्रम में ये होता है कि कैसे हम, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो पशुपालक हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो। जी, छत्तीसगढ़ के मॉडल की जो चर्चा है उसमें भी आपने एक बात कही कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, जब आप मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़िया जो आदमी है उसके मन में आया कि ये मेरा राज्य है, क्योंकि आपने बहुत सारे जो 30 त्यौहार थे जो हाशिए पे थे वो आपने उनको मुख्य धारा में लाकर, जैसे छुट्टी डिक्लेयर की, आपने आदिवासी महोत्सव आयोजित किया, आपने मुख्यमंत्री निवास को स्त्रियों का जो तीजा रखती है उनका मायका बनाया। तो ये सब कहीं ना कहीं आप एक नया मॉडल जो अभी जो क्षेत्रीय राजनीति उसमें आप हैं तो केंद्रीय राजनीति में, पर आपका मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ मॉडल जो है वो एक क्षेत्रीय राजनीति के मॉडल को ज्यादा लोग बात करते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्षेत्रीय राष्ट्रीयता है जी। छत्तीसगढ़ के अस्मिता को लेकर हम अपनी राष्ट्रीयता की बात करें, हम अपनी संस्कृति को सहेज के रखना चाहते हैं। नहीं तो छत्तीसगढ़ में क्या, या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था, हमारी अपनी संस्कृति के नाम से जाना जाता था। क्या आज उसकी चर्चा हो रही, और नक्सल और खदान के नाम से चर्चा नहीं, बल्कि दूसरे और जो कार्य हैं उनके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा हो रही है, और देश में हो रही और दुनिया में चर्चा हो रही है। देश के की जो विकास, जो पूरे देश में आज एक अजीब तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है। कई अभी आप जिसका जिक्र लगातार अपने भाषण में भी कर रहे हैं, अभी भी आपने कहा, तो कई जगह पे सरकारें स्वयं इसमें शामिल नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भी बस्तर से लेकर कवर्धा तक इस तरह के प्रयास किए गए। एक आपकी छवि एक सख्त प्रशासक की है, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों को भरोसा होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू हमेशा की तरह बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। ये धरती में भगवान बुद्ध के सिरपुर में आप देखेंगे 2000 साल पुराना हमारा वहाँ परिसर है,
तो बुद्ध का प्रभाव, कबीर का प्रभाव, गुरु घासीदास का प्रभाव, स्वामी आत्मानंद का प्रभाव, यहाँ संतों का बड़ा प्रभाव रहा है। और इसी कारण से शांति का टापू हम सब कहते हैं। तो आज गांधी जी का बड़ा प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और आप देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में खूब हुए, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। तो उसका उन सब का महापुरुषों का असर है। और दूसरी बात, हम सब भाईचारा साथ रहते हैं, प्रेम के साथ रहते हैं, तो यहाँ नफरत फैलाने का काम नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में बड़ी खासियत वो ये है कि यहाँ जाति बहुत सारे जाति, यहाँ भेद हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई ठाकुर हो सकता है, कोई और किसी जाति का हो सकता है, लेकिन वैमनस्यता नहीं है। मुख्यमंत्री जी से अंतिम सवाल जो जिस पर उन्होंने अभी यहाँ बोला भी था कि देश के विकास में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं। कल ही उन्होंने सहकारी संघवाद की दुहाई देकर आपसे पेट्रोल के दाम कम करने को कहा। एक विपक्षी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में आपका अनुभव क्या कहता है? आपने कहा कि आप म्यूट में थे, आप कुछ बोल नहीं सकते, महंगाई वो बढ़ाते हैं, सवाल आपसे पूछते हैं। जैसे लोग आजकल नेहरू जी को और गांधी जी को ढूंढते हैं, जो भी गलती हुई है तो पिछली गलती के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं, उसी तरह का कुछ मामला दिखता है। एक साइलेंट मोड होता है, एक म्यूट होता है। अब जब प्रधानमंत्री जब मीटिंग करते हैं तो लिसनिंग मोड होता है, तो हम लोग लिसनिंग मोड में थे। तो लिसनिंग मोड में क्यों सुन सकते हैं आप, तो वही स्थिति है रही हमारी। अब महंगाई जो बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव हमारे हाथ में, आप भाव मत बढ़ाइए साहब। 2 साल हो गए शेष लगाते, शेष का हिस्सा भारत सरकार के पास। जैसे सेंट्रल एक्साइज की जो पैसा है उसमें कहते हैं भारत सरकार 42% राज्यों को देती है। अच्छी बात है, मिलती है 42%, लेकिन 42% मिला क्या? आज मैं हिसाब करके लगाऊं जीएसटी का और सेंट्रल एक्साइज का और हमारे जो कोल के जो रॉयल्टी पेनाल्टी रॉयल्टी रखा हुआ है वहाँ, तो करीब 30,000 करोड़ रुपया होता है। यदि हमको दे दे साहब तो हम पूरा माफ कर देंगे। एक तो हमारे पैसा हिस्सा देते नहीं, और दूसरा कहते हमको वेट कम करो, तो शेष आप कम कर दो, सेंट्रल एक्साइज आप कम कर दो, झंझट खत्म। तो दोस्तों, ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। उन्होंने, जैसा कि उनका स्वभाव, उन्होंने बहुत खरी खरी बातें बताई, जैसा कि वो सोचते हैं कि किस तरह से केंद्र राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। अब हम इस कार्यक्रम में यहाँ विराम लेते हैं। इस आयोजन में साज की आवाज ग्रुप द्वारा सैक्सोफोन की प्रस्तुति ने माहौल को मेलोडियस बना दिया। वहीं लोक कलाकार रजनी रजक के ग्रुप तुलसी चौरा की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने भी समा बांधा। धन धन हमर भागे पहुना जी, आईने तलाशी कार्यो, पावन होगे हमारी अंगना, आके तुम पधारो। श्रद्धा के मैं दीप जलाऊं हो, और माया के बाती, प्रेम के ना पहिरा हो, मोह की आती जाती। भूले चूके माफे करी जी, और सुरता राखी रही हो, जुग जुग जिया
माँ संग संगे नाच लेबो संग संगे नाच लेबो चलना ये साल माँ कर्मा कुहू की गाबो माँ के ताल माँ कर्मा कुहू की गाबो माँ के ताल माँ कर्मा अंत में जाने माने कवि संपत सरल ने जमकर व्यंग्यबाण चलाए। छत्तीसगढ़ के यशस्वी, शालीन, विनम्र और हंसमुख मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, गृह मंत्री महोदय, आज के समारोह के मेजबान सूत्रधार सुभाष मिश्र जी और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं सुनने को उत्सुक हैं। दरअसल आप कितनी देर सुनेंगे इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि हम कवियों को 3 साल से किसी ने सुना नहीं है। एक समय होता है और आप जिस पार्टी को कह रहे हो कि साहब बड़ी तरक्की की, अब आप इसकी तरक्की मानते हो कि जो रथ से चले थे और बुलडोजर पर आ गए हैं? और भगवान राम भी जानते हैं मुख्यमंत्री महोदय कि सच्ची भक्ति क्या है और राजनीतिक इस्तेमाल क्या है, वरना सबसे ज्यादा तो राम की कृपा आडवाणी जी पर होनी चाहिए थी। लेकिन आज भी वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। तो ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं, चुनावी हार जीत कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। असली विपक्ष सड़क पर होता है, पार्लियामेंट से ज्यादा असली विपक्ष सड़क पर होता है। तो आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करो। वो भी पहले किसी जमाने में ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चले गए ना, एक दिन सबकी कुर्सी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। हाँ, समय की अपनी सीमाएं हैं और कलाकारों को भी समय देना है। मुख्यमंत्री जी ने समय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। पिछले 8-9 साल से आपने एक चीज देखी होगी कि इस सरकार से सिर्फ कॉमेडियन और व्यंग्यकार ही लड़ रहे हैं और उन्हीं से ये पार नहीं पा रहे हैं, वरना तो उनकी आईटी सेल इतनी अफवाह फैलाती है। हम उस दबाव में नहीं आते। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। तो जब सब लोग जानते हैं इस बात को और धीरे धीरे ये भी सुधर जाएंगे, इनके लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे। सुधरना उन सबको है। हंस करके मस्ती के साथ में इन सब चुनौतियों का मुकाबला करो। समय है, आता जाता रहता है। जैसे मेरी इमेज ऐसी बना दी कि मैं मोदी जी का विरोधी हूं। मैं तो अगर ये भूल से भी कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए। एक इलाज है, हंस करके टाल दो आप। अभी 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो गुजरात से एक फोन आया, क्योंकि मैं मोदी जी के इस व्यंग करता रहता हूं, सिस्टम पे सवाल उठाता रहता हूं। तो मोदी जी को बढ़त मिल रही थी तो उसने कह दिया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। लेकिन मैं सहज रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब आपको कोई धमकी या इस तरह की अभद्र भाषा ये वो, मगर ये सब समस्याएं सोशल मीडिया की हैं ज़्यादा। सोशल मीडिया में इस्तेमाल करता नहीं, आमने सामने में इस तरह की दिक्कत ज़्यादा है नहीं। आमने सामने सब विरोधियों को भी सुनते, ऐसी बात नहीं है। एक दिन एक सज्जन थे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी, ऐसे सच्चा किस्सा है, मैं सहज रहता हूँ। बोले संपत सरल जी प्रधानमंत्री के लिए इतना बोलते हो, कभी न कभी छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी साहित्यकार के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो बात कही उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। फिर भी मैंने कहा ऊपर किसी के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे
तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। दरअसल इस देश में कोई संकट नहीं है, विचारधारा का संकट है, आइडियोलॉजी का संकट है। पिछले 30 साल में जो एक पैसे का भाव आया उससे हम सुविधा भोगी हो गए, उसी चीज की वजह से सारी चीज़ें हैं। लेकिन समय हमेशा एक से साथ नहीं रहता। कहते हैं कि साहब देश में कांग्रेस कमज़ोर है, चुनी हुई कांग्रेस कमज़ोर है, बाकी सड़कों पे सब मजबूत है। फर्क इतना सा है कि विपक्ष की 38% वोटों से जीते हैं, 62 तो खिलाफ हैं, लेकिन विपक्ष का माइक छीन लिया गया है तो उसकी आवाज़ विस्तार नहीं पाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखो। किसी शायर का एक शेर है कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। हमेशा आशावादी रहना चाहिए। दरअसल क्या दो चीजें हैं, पूरी दुनिया बाजारवाद के चपेट में। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। वो आदिम अवस्था में जब मनुष्य रहता था तब भी किसी न किसी फॉर्मेट में होगा। दोनों में अंतर है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। आज आप बात कर रहे थे गांव में हाट बाजार नहीं लगते हैं आजकल, पहले लगते थे, बहुत सीमित रह गए। एक जमाने में हाट बाजार खूब लगते थे। आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसा सोचेंगे, यही नहीं, आप क्या पढ़ेंगे ये तक भी कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है ईदगाह, वो इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि गांव में मेले भरेंगे और हामिद अगर मेले से दादी के लिए चिमटा खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। तो ये हाट बाजार उठाइए, ये लगने चाहिए। छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, गांव का आदमी की सीधी अप्रोच होती है जन चेतना के लिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं। मैं थोड़ा समय लूंगा, एक रचना आपको मैं सुनाता हूं। और आज की जनधारा बताया कि साहब एक छोटा सा अखबार है, ऐसा नहीं है। जो छोटे अखबार हैं असल में वही मुख्य धारा का मीडिया है। बाकी जिस मुख्य धारा के मीडिया को आजकल आप गोदी मीडिया कहते हो, उसका आज़ादी के आंदोलन में भी कोई योगदान नहीं था, वो तब भी धंधे पे उतरे हुए थे। और टेलीविज़न का आविष्कार तो 1947 से पहले हो जाता तो भारत आज तक आज़ाद नहीं होता। हाँ, इसलिए इन चीज़ों में दबाव में नहीं, वो सब बाजारवाद के दबाव में है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपन अपना काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो अखबार थे, एक गांधी जी का संस्मरण मैं आपको सुनाता हूँ। साबरमती आश्रम में वो रोजाना, आज क्यों अलग ढंग का कार्यक्रम है इसलिए बात करना चाहता हूँ। साबरमती आश्रम में वो रोजाना प्रार्थना के बाद में 15-20 मिनट तक लोगों के सवालों का जवाब देते थे। तो एक ने ऐसे ही कोई कह दिया कि बापू कल तो देश में ऐसा ऐसा हो गया। बोले आपको कैसे मालूम? बोले अखबार में छपी है। तो गांधी जी बोले अखबारों पे ज़्यादा विश्वास मत किया करो। सबसे बड़ा अखबार वो है जो 2 पैसे का पोस्ट कार्ड है जिस पे 3 लाइनें लिख करके भेजते हो। तो गांधी जी तो इन अखबारों की बदमाशियां तब से समझते थे। इसलिए जो छोटे अखबार हैं असल में वही बड़ा काम करते हैं। क्षेत्रीय जो मीडिया है असल में वही मुख्य धारा का मीडिया है। तो कोई तनाव और चिंता की बात नहीं है, चीज़ें बदलेंगी, समय आता जाता रहता है। बड़े अखबारों का यहाँ तो मुझे पता नहीं, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ तो 3 चीज़ों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जा, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो भी मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। प्राइम टाइम पे बहस देखते हो आप, अमूमन 4 जन बहसी आते हैं। जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, 4 जन बहसी आते हैं। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी, दोनों को हड़काने वाला।
और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और बात पर आपकी तालियां उठेंगी, प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंचनी चाहिए। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला, बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।